बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आम खबरें, इसमें एक तो पहली खबर ये मैं आपको दूंगा कि इमरान खान साहब के दौर की दो अच्छी खबरें अभी मज़ीद सामने आई हैं और ये आपको खुशी होगी कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहा है। यानी मैं ऐसा कहूँ कि इमरान खान ने सिर्फ पाकिस्तान को आगे किया तो ये भी ज़्यादती है। मियाँ नवाज शरीफ के दौर में भी कुछ अच्छे काम हुए हैं, गो कि उनसे बहुत शिकवा है कि वो पाकिस्तान की अदालतों को चकमा देकर अपने करप्शन के पैसे का हिसाब दिए बगैर पाकिस्तान से निकल लिए। और यहीं से वो इख्तलाफ शुरू होता है जो बतौर सहाफ़ी मेरे दिमाग में आता है कि आप अपने आप को क्लियर करें, आपने पाकिस्तान में इतनी हुकूमत की है। लेकिन मियाँ साहब के दौर में पाकिस्तान कुछ आगे बढ़ा है, जरदारी साहब के दौर में भी आगे बढ़ा है, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी आगे बढ़ा है, और जो इमरान खान साहब के दौर के अच्छे काम हैं वो अभी तक सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट अभी आई है ये ज़्यादा मायूस कर रही है, ये किसी भी फील्ड में बेहतर काम नहीं कर पाई। इसके अलावा आपको बताएंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में आसिफ अली जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास दीगर ऑप्शंस भी हैं, अगर मुझे लॉन्ग मार्च ना करने दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, तो फिर मेरे पास दीगर ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस क्या हैं वो आपको मैं बताऊंगा। पंजाब काबीना तश्कील दे दी गई है और पंजाब के गवर्नर भी नए आ गए हैं। हमजा शहबाज साहब जो अक्सरियत खो चुके हैं, जो इस वक्त पंजाब के अंदर उनको जो वोट डला था वो वोट ही बोगस करार दे दिया गया। यानी जो वोट उनको डला था उनमें से 25 वोटों को करार दे दिया गया कि ये वोट डले ही नहीं है। तो जो वोट डले ही नहीं है उसकी बुनियाद के ऊपर वो वज़ीर आला पंजाब कैसे रह सकते हैं, बल्कि अब तो वो अपनी कैबिनेट भी बना चुके हैं। और ये 25 बंदों से जान छूट गई, इनको तो काबीना में भी अब उनको नहीं लेना पड़ेगा और ज़िमनी इलेक्शन में गालिबन यही 25 लोग दोबारा जाकर लड़ेंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब और दुबई पाकिस्तान को कैसे पैसा देंगे, इसके बारे में खबर है मेरे पास। और असेंबली में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ जाएगी, और एक हुकूमत का बहुत बड़ा स्टेटमेंट वज़ीर मुमलिकत का कि हमारे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। और इमरान खान साहब ने वकला से खिताब किया, वो क्या कह रहे थे। सबसे पहले आ जाते हैं कि जो दो अच्छी खबरें काफ़ी अरसे के बाद आपको मिलती हैं सुनने के लिए, तो वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। पहली अच्छी खबर तो ये है कि जो एसेट रिकवरी यूनिट था इमरान खान साहब का, जिसने एसेट रिकवर करने थे और बैरून मुल्क से पैसा भी लेकर आना था वापस पाकिस्तान में, काबीना डिवीज़न ने अपनी एक दस्तावेज़ जारी की है और ये इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत पीडीएम की है, यानी एक मुश्तरका हुकूमत है सारी जमातों की, पीटीआई को निकाल के। तो उन्होंने बताया कि पीटीआई हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 सालों में 426 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं। काबीना डिवीज़न की दस्तावेज़ के अंदर ये इंकशाफ हुआ है। कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से तैयार करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बैरून मुल्क से लूटी हुई रकम वापस पाकिस्तान लाने के लिए कायम किए गए असासों की रिकवरी का जो यूनिट बनाया गया था, एसेट रिकवरी यूनिट, इसको ARU कहते हैं, उसने गुज़िश्ता 3 सालों में 426.4 अरब रुपए, यानी 426 अरब और 40 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। कैबिनेट डिवीज़न की 2020-21 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक कुल रकम में से सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल में 334 अरब रुपए से ज़ायद की वसूली हुई है। इसमें एक रकम जो है वो मलिक रियाज साहब वाली भी थी, लेकिन इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन उनकी रकम भी ठीक ठाक थी। मलिक रियाज साहब ने 190 मिलियन पाउंड जो है वो बरतानिया के अंदर उनका जो पकड़ा गया वो उन्होंने वापस किया था और वो भी पाकिस्तान आ गया। और FIA ने गुज़िश्ता 3 सालों में 6.4 अरब रुपए वसूल किए, जिसमें से 2020 में 3.6 अरब रुपए की वसूली मुमकिन हुई। और अब ज़्यादा वसूलियाँ होनी थी क्योंकि FIA के केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँच रहे थे। रेवेन्यू बॉडी ने ऑफशोर असासों पर 22.8 अरब रुपए के टैक्स की निशानदेही की थी, बशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया में जो जायदादें थी उन पे, और पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स में शनाख्त किए गए असासों से माली साल 2021 में 5.6 अरब रुपए की वसूली हुई। दस्तावेज़ात के मुताबिक 30 अरब रुपए की रिकवरी भी बराह रास्त ARU यानी एसेट रिकवरी यूनिट से मंसूब है। यानी इमरान खान साहब के दौर में ठीक ठाक रिकवरी होती रही है। बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि इमरान खान के दौर में क्या रिकवरी हुई या इमरान खान के दौर के अंदर कितना पैसा रिकवर हुआ है। इन्होंने तो बड़ा ज़ोरदार किस्म का ये आवाज़ उठाई हुई थी कि हम लूट का पैसा वापस लेकर आएंगे। तो कौन सा ऐसा लूट का पैसा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस लेकर आई। एक और अच्छी खबर है, और ये खबर जो है ट्रिब्यून में भी छपी है और दीगर जगहों पे भी इसकी बाज़गश्त है, सोशल मीडिया पे भी आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो
बहुत अच्छा उसने इंप्रेसिव 6 पॉइंट्स मजीद उसने तरक्की की है वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स में 2021 में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को कहते हैं इसका क्रेडिट जाता है, जिन्होंने टूरिज्म के सेक्टर के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, ज़्यादा मुल्कों को और ज़्यादा सयाहों को पाकिस्तान की जानिब राग़िब किया। इसमें पाकिस्तान जो बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा है या वाइल्ड लाइफ का तहफ़्फ़ुज़ है या उसके साथ साथ जो शुमाली इलाका जाते हैं उनमें नए इलाकों की दरियाफ्त और सियाहत का फ़रोग, ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान करता रहा है, कुछ आसानियाँ पैदा की हैं। तो कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो 2021 था वो एक मुश्किल साल था, लेकिन उसके बावजूद 2019 में, 2020 में, 2021 में पाकिस्तान ने लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स में। तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। 2 अच्छी खबरें मैंने आपको बता दी। अब आ जाए एक और खबर की तरफ कि पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई पैसे कब देंगे और कैसे देंगे, क्योंकि उनके पैसों के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने कहा है कि सऊदी अरब और दुबई आईएमएफ डील के बगैर हमें पैसे नहीं देंगे, यानी पहले हमें आईएमएफ के सामने जाना पड़ेगा, वहां घुटने टेकने पड़ेंगे, उनकी सारी बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई का यह मानना है कि आईएमएफ कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता और सऊदी अरब और यूएई सिर्फ बरादराना ताल्लुकात की बुनियाद पे किसी डूबते हुए मुल्क को पैसा नहीं देंगे। वो अपना पैसा ज़ाया नहीं करना चाहते, वो ऐसी जगह पे पैसा लगाएंगे जहां उनको पूरा यकीन हो कि उनका पैसा वापस निकल के आ जाएगा। लिहाजा आईएमएफ एक बड़ी मोहतात बॉडी है, वो जब भी कहीं पैसा लगाती है तो अपने मर्जी के कवानीन बनाती है, अपनी मर्जी के वहाँ पे सिस्टम को नाफज करती है, चाहे वो महंगाई की सूरत में हो, चाहे वो टैक्सेस की सूरत में हो, चाहे वो बहुत सारी और चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, शरह सूद और बहुत सारी उनकी सूरत में हो। तो आईएमएफ की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो मुल्क कमाए, चाहे उसके लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं। तो जब आईएमएफ मान जाएगा तो फिर सऊदी अरब और यूएई को लगेगा कि एक सक्सेसफुल मॉडल है, लिहाजा हम भी पाकिस्तान को पैसे दे सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हम सऊदी अरब और दुबई गए, दूसरे ममालिक से बात की, वो रकम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन सब का कहना है कि हमें पहले आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत है। और दूसरा, इन्होंने गारंटी भी मांगी थी, गवर्नमेंट से नहीं कहीं और से इन्होंने गारंटी मांगी थी, और ये भी था कि क्या ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी, क्योंकि अगर साथ में निगरान हुकूमत आ जाती है तो उसके साथ कोई भी बैनुल-अक़वामी बॉडी या दोस्त ममालिक उसके साथ नेगोशिएशंस नहीं करते। माजी में ऐसा होता रहा है, जब पाकिस्तान 2018 में इसी तरह के माशी बहरान से गुजरा था तो पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के पास जाने से पहले चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से हासिल करने में कामयाब हुआ था हमायत। देखें, इमरान खान साहब के दौर में भी इसी तरह का मसला था, लेकिन इमरान खान साहब की डीलिंग इतनी बेहतर थी कि सऊदी अरब ने, चीन ने और यूएई ने आईएमएफ से मुज़ाकरात कामयाब होने से पहले ही पाकिस्तान को पैसा दे दिया था, तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव काफ़ी कम हो गया था। लेकिन इस हुकूमत के ऊपर शायद सऊदी अरब को या यूएई को उतना यकीन नहीं है, उनको लगता है कि करप्शन के केसेस हैं, और ये तो सऊदी अरब के अंदर भी इस तरह के काम करते रहे हैं और यहाँ भी ऐसे काम करते हैं, तो सारी दुनिया को पता चल जाता है। सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें फ़ौरन निकल जाती हैं। जिस तरह इनके खिलाफ नारे लगे हैं सऊदी अरब में, तो जो सऊदी अरब की हुकूमत है या यूएई की हुकूमत है वो समझते हैं इस बात को, इसलिए वो इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को जानते हुए उन्होंने कहा पहले इनको आईएमएफ पैसे देगा फिर हम देंगे। जबकि इमरान खान के दौर में उन्होंने पहले खुद पैसे दे दिए और उसके बाद आईएमएफ ने दिए, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी आसानियां पैदा हो गई थी। ब्लूमबर्ग की जानिब से जो 2009 में डाटा मुरतब करने के बाद पाकिस्तान का माशी रिस्क स्कोर इस वक्त की कम तरीन सतह पर है। 1 साल से भी कम अरसे में मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर आधे हो गए हैं और गुज़िश्ता माह में रुपए की कदर में तकरीबन 10% के लगभग इजाफा हो गया है, कमी हो गई है, रुपए की कदर नीचे जा रही है। और 13 ममालिक के आदादोशुमार के मुताबिक ये एशिया में बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा अब पाकिस्तान कर रहा है। ये 1.5 महीने, पौने 2 महीने में पाकिस्तान को यहाँ पहुँचा दिया इस हुकूमत ने, वरना इससे पहले ये सारे इदारे पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर लिख रहे थे, चाहे ब्लूमबर्ग है, चाहे वो दीगर इदारे हैं, चाहे इकोनॉमिस्ट है, चाहे जितने भी वर्ल्ड क्लास इदारे हैं जो मईशत के ऊपर बात करते हैं, तो पाकिस्तान की तरक्की की शरह को, पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन को, पाकिस्तान की कोरोना हैंडलिंग को, पाकिस्तान की बढ़ती हुई रेमिटेंसेस को, पाकिस्तान की बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स को, इन तमाम चीज़ों को वो देख रहे थे एक पॉजिटिव इंडिकेटर के तौर पे कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और निकल जाएगा प्रॉब्लम में से। लेकिन ये जो एक झटका लगा है पाकिस्तान की इकॉनमी को, इसने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है और उस परेशानी की वजह से मामला अब यहाँ तक
पहुंच गए हैं कि ये इदारे पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छा नहीं लिख रहे। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में। उनका फरमाना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी गुमराह हैं, उनको मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ का नहीं पता। देखें, वो गुमराह तो बिल्कुल नहीं हैं, वो पाकिस्तानियों के बारे में बहुत जानते हैं, पाकिस्तान के बारे में बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं, वो वोट डालना चाहते हैं। सिर्फ वजह यह है कि उनका वोट क्योंकि पीपल्स पार्टी को नहीं डलेगा या उनका वोट क्योंकि फजलुर रहमान साहब को और नून लीग को नहीं डलेगा, इसलिए उनको वोट डालने से ही रोक दिया जाए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्मनामे के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह रास्ता बनाया था और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया था। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको रिवर्स नहीं होने देगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। वो बहुत मुहिब्बे वतन हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं और सालाना पाकिस्तान को 35 से 40 अरब डॉलर्स देते हैं। यानी 6 या 8 अरब डॉलर के लिए हम IMF के सामने लेटे हुए होते हैं, उनकी हर बात मान रहे होते हैं। तो ये 35-40 अरब डॉलर जो पाकिस्तान आते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी मोहब्बत में पाकिस्तान में भेजते हैं और अपने प्यारों को भेजते हैं। वो यहाँ पाकिस्तान में खर्च होता है पैसा, पाकिस्तान की इकॉनमी आगे बढ़ती है, तो इससे पाकिस्तान का फ़ायदा होता है। लेकिन शायद पाकिस्तानियों के डॉलर्स चाहिए, पाउंड्स चाहिए, रियाल चाहिए, दिनार चाहिए, लेकिन पाकिस्तानियों का वोट का हक जो है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बदकिस्मती से नहीं चाहिए। इमरान खान साहब ने वकला से भी खिताब किया है। जो वफाकी हुकूमत है वो वकला को फ़ंड्स जारी कर रही है, 20 करोड़ रुपए के फ़ंड्स दिए हैं, मज़ीद भी तवक्को है आने वाले दिनों में वो देंगे। और ऐसा लगता है कि ये वकला को एक तरह की, यानी लोग ये कह रहे हैं कि वकला को ब्राइब करने की कोशिश की जा रही है या उनको वकला को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बड़े गयूर लोग हैं और वकला क़यादत इस बात को समझती है। नौजवान वकला ख़ास तौर पर इस बात के बड़े कायल हैं कि आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की कोई कीमत नहीं होती। ये पैसा उनका हक है, उनके अपने टैक्स का पैसा है, ये उनका हक है, वो गवर्नमेंट से लें और अपने तरक्याती काम करें। वकला की तंजीमों के लिए, वकला की फलाह बहबूद के लिए जितना काम कर सकते हैं वो करें, लेकिन साथ ही साथ वो पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए भी आवाज़ उठाते रहेंगे, अपने अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहते हुए। और वो नज़र आ रहा है, इमरान खान साहब ने पेशावर में वकला से खिताब किया और वहाँ बड़ा धुआंधार उनका खिताब था। एक जो वज़ीर मुमलिकत है उनका स्टेटमेंट आया कि जहर खाने के भी पैसे नहीं बचे। हालांकि थोड़ा अर्सा पहले जो मईशत के इंडिकेटर से वो बहुत अच्छे थे, अगर तो पैसे जहर खाने के लिए भी नहीं बचे तो शहबाज शरीफ साहब ने 28 अरब रुपए की सब्सिडी कैसे अनाउंस की। फिर बहुत सारी सब्सिडी जो पब्लिक को दी जा रही हैं वो कहाँ से दी जा रही हैं, जितने मनसूबे और प्रोजेक्ट आप अगर शुरू कर रहे हैं तो वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं। और करोड़ों रुपया जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर लग रहा है, उसकी तज़ीन और आइश के ऊपर खाने का बेहतरीन बंदोबस्त हो रहा है, ज़ोहराने हो रहे हैं, इशाइये हो रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये वही पैसा है जो इमरान खान साहब जमा करके गए थे और अब मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत उसको बेदर्दी के साथ खर्च कर रही है और बहुत तेज़ी से खर्च कर रही है। इमरान खान साहब ने जो अपना आखिरी ऑप्शन बताया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी मज़ीद ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें एक लॉन्ग मार्च ही करना है या आज़ादी मार्च लेकर इस्लामाबाद आना है। एक्चुअली उन्होंने सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा है और वहाँ दरख्वास्त की है कि हमें पुरअमन एहतजाज का हक दिया जाए। हम एक लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आना चाहते हैं, रुकावटें ना डाली जाएं, जो शहरी आना चाहते हैं उनको आने दिया जाए, ये उनका जमहूरी हक है। जैसे हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब को 2 मरतबा आने दिया, जैसे PMLN ने जितने दिल किए जलसे किए पाकिस्तान भर में उनको कभी नहीं रोका गया, जैसा कि PMLN लॉन्ग मार्च लेकर आई इस्लामाबाद तक, जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध से लॉन्ग मार्च लेकर आए इस्लामाबाद तक, तो किसी ने उनको कहीं नहीं रोका। सिंध और पंजाब के बॉर्डर को बंद नहीं किया गया, पंजाब से इस्लामाबाद के बॉर्डर को बंद नहीं किया गया। फजलुर रहमान साहब के लिए कभी पेशावर से आने वाले काफिले को ये तरनौल के मकाम के ऊपर नहीं रोका गया। तो ये इमरान खान साहब ने एक जमहूरी प्रैक्टिस की है कि ना किसी पे टॉर्चर किया। इन पॉलिटिकल मामलात में, पॉलिटिकल मामलात के हटके उनके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन है। यहाँ जब सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे तो बदतरीन शेलिंग हुई थी उनके ऊपर इमरान खान साहब के दौर में। बाद औक़ात बड़ी लाठीचार्ज भी हुई है, सिंध हुकूमत भी करती रही है, यहाँ वफाक में भी होती रही है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को और पॉलिटिकल लीडरशिप को जब वो एहतजाज करने निकले या पॉलिटिकल गैदरिंग करने निकले तो उनको पूरा मौका दिया गया है। वही मौका भी इमरान खान साहब मांग रहे हैं। वो कहते हैं अगर मुझे मौका नहीं मिलता तो मेरे पास दीगर ऑप्शन भी हैं। ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना भी, उन्होंने कहा कि उनका अपना भी टेस्ट है और वो हमें ये इजाज़त लेकर दें जो आइन के मुताबिक हमें मिलती है। ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ जो सलूक किया गया, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा सलूक कभी नहीं देखा।
अगर लोगों को ना रोका गया तो 20 लाख लोग ज़रूर इस्लामाबाद आएंगे, ये मैं जानता हूँ। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ये नहीं होता और अगर इदारे अपना काम नहीं करते तो अवाम के सामने बेनकाब होंगे और सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक़ की हिफाजत नहीं करेगा तो ये जमहूरियत नहीं है, हमें आइन पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। फिर जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो उन्होंने इमरान खान साहब ने बता दी, हिकमत अमली। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन नहीं देती तो हमारी दूसरी स्ट्रेटजी होगी, हिकमत अमली ये होगी कि हमारे पास दीगर ऑप्शन भी हैं, जिसमें पहिया जाम है एक ऑप्शन कि पाकिस्तान को हम रोक देंगे, सड़कें ब्लॉक कर देंगे, बैठ जाएंगे धरने देके पूरे पाकिस्तान में, तो पहिया जाम की भी एक ऑप्शन है, वहाँ पे फिर मार कुटाई होगी और वही सारा कुछ होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि शटर डाउन की एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम हड़ताल करा देंगे पाकिस्तान में, तो लॉकडाउन टाइप की एक सिचुएशन, शटर डाउन टाइप की एक सिचुएशन वो कह रहे हैं ये भी हो सकती है। तो ये इमरान खान साहब की हिकमत अमली हो सकती है आने वाले दिनों में। देखना यह है कि वो क्या करते हैं। बहरहाल एक डिबेट चल रही है और इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर बड़ी अहम तैनातियाँ कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब का अपोजिशन लीडर होता मिसाल के तौर पर असद उमर या शाह महमूद कुरैशी, तो ये तैनातियाँ PTI मिलकर कर रही होती। तो क्या PTI को, ये बहस उनके अंदर भी चल रही है, कौमी असम्बली को वापस रीज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम जब हमने पूछा तो इमरान खान साहब ने कहा रीज्वाइन करने का मतलब यह है कि मैंने इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लिया और जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके आगे भी सर झुका लिया, ये इमरान खान साहब ने कहा था। लेकिन जो पॉलिटिकल विजडम है वो ये कहती है कि आप इस मौके को ज़ाया ना करें, वरना जो चेयरमैन नैब वो लगा देंगे वही लगा रहेगा, जो मेंबर वो तैनात कर देंगे वही तैनात रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।